थोड़ा आपके पास समझना चाहता हूं। आपने कुलकर्णी साहब को भी सुना, आपने मंजीत पुरी साहब को भी सुना। सब देश की नीति को लेकर बहुत शिकायत नहीं कर रहे हैं, असहमति नहीं रख रहे हैं। सब कुछ अगर दोष दिखाई दे रहा है तो वो चीन के संदर्भ में दिख रहा है, चीन की महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में दिख रहा है, चीन के चरित्र के संदर्भ में दिख रहा है। इत्तेफाक रखते हैं आप कि हमारे स्तर पर हर रणनीति बहुत ठीक है, जो कुछ भी है वो चीन के स्तर पर ही है, और कुल मिलाकर अपने सेना का मामले को ठीक ठाक रखा जाए, अपनी आर्थिक हैसियत और मजबूत की जाए, इतने से समाधान निकल जाएगा। किस राय के साथ हैं सफल साहब आप? इस बात से मैं सहमत हूं, और यही कारण है कि पिछले जब से भारत आजाद हुआ और खासतौर से चाइनीज वॉर के बाद जी आज भारत की जो आर्मी का साइज है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे है। 14.5 लाख चीन की सबसे बड़ी आर्मी है, उसके बाद भारत की आर्मी है। जी भारत परमाणु पावर है, भारत स्पेस पावर है, भारत मिसाइल पावर है, इंटर बैलिस्टिक मिसाइल समेत सारी मिसाइल्स हमारे यहाँ। और ये सब मोदी जी के पीएम बनने से पहले हुआ था, इसलिए इसको दलगत राजनीति में मत बांधिए। ये भारत शुरू से मानता आया है कि अगर आपके पास शक्ति होगी तो ही आप बॉर्डर पे शांति कर पाएंगे, और इसी वजह से सबसे बड़ी आर्मी और तमाम पावर भारत ने अपनी इकट्ठी की, उसको डेवलप किया और इंडिजिनसली डेवलप किया, अपने देश में डेवलप किया। सवाल ये उठता है कि 1962 की लड़ाई के बाद एक घटना और हुई थी जो 1967 में हुई थी, चोला में और शांतिला में, नाथुला में, और वहां झड़प हुई थी भारत चीन की, और जिसमें चीन हारा था। और उसके बाद 50 साल तक झड़प नहीं हुई, खूनी झड़प नहीं हुई। चाइनीज लोग आते थे, हमारे भी लोग जाते थे, क्योंकि परसेप्शन एरिया जिसको बोलते हैं, जिसमें दोनों अपना अधिकार मानते हैं, वो डिफाइन नहीं है। वो बातचीत कभी भी आज तक कंक्लूड नहीं हो पाई है, ठीक है। तो लोग आते थे, लेकिन खूनी झड़प 50 साल तक इस देश में नहीं हुई। तो जो खूनी झड़प 50 साल नहीं हुई, वो पिछले 3-4 साल में और खासतौर पर 1.5 साल में इतनी क्यों बढ़ रही है, क्यों बार बार ये हो रहा है, ये पहला सवाल है जी। दूसरा सवाल जो है, जिसका जो उठा है कि यूएस के साथ नजदीकी आपने उठाया जी, हिमांशु जी, यूएस के साथ नजदीकी भी यूपीए सरकार में शुरू हो गई थी जी। यूएस के साथ न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने ही किया था। जो यूएस नेवी के साथ 4-4 बार ईस्ट चाइना सी में एक्सरसाइज हुई, 2007 में, 2009 में, 2011 में, 2014 में, ये भारत और यूएस की नेवी ने एक्सरसाइज किया था साउथ चाइना सी में। तो ऐसा नहीं कि यूएस के साथ नजदीकी कोई रिसेंट बात है, तो वो वजह भी नहीं है। सवाल यह है कि इसके बावजूद अब क्यों हो रहा है, और हमारी समझ में उसके 3-4 मुख्य कारण हैं। एक तो चीन का एक्सपेंशनिज्म है ही। चीन जिस तरह से अपने को दुनिया की राजनीति में देखता है, उससे वो एग्रेसिव है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन 4 चीजें और ऐसी हुई हैं पिछले 2-3 साल के अंदर, जिससे उसको ये बढ़ावा मिला है कि वो कुछ भी कर सकता है जी। पहली बात भारत की जो आंतरिक स्थिति है जी, वो अब जो संरचना है उसमें काफी तनाव है, और जब किसी देश के अंदर सामाजिक तनाव होता है तो कोई भी दुश्मन देश उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। दूसरी बात, जब गलवान वैली में झड़प हुई, अभी जनरल साहब ने भी बोला, सब जानते हैं कि हमारे लोग मारे गए, चीनी लोग आए, उन्होंने कब्जा भी किया कुछ एरिया को। हमारे प्रधानमंत्री ने ना जाने किस वजह से, मैं ये नहीं बोलूंगा वो डरते हैं, पर किस वजह से बोला कि ना कोई आया ना कोई गया। और उसके बाद 12 राउंड की बातचीत हो गई है, जो लोग आए उनको वापस भेजने के लिए। अभी भी 3 जगह में वो बैठे हुए हैं, हॉट स्प्रिंग में, पीपी 15 में, डेमचौक में और डेप्सांग में, वापस नहीं जा रहे हैं। और इस बीच में हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो जब भारत के प्रधानमंत्री देश के सामने एक ऐसी बात बोलते हैं जो सत्य नहीं थी, चीन इसको कमजोरी की तरह लेता है। तीसरी बात जो हुई, चीन ने इस बात को भी नोट किया, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनको यह दिख रहा था कि चाइना एग्रेसिव होता जा रहा है जी। उन्होंने 2 चीजें की थी, एक पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उन्होंने एक नई फोर्स का गठन किया था, बोला था हम माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स बनाएंगे 70,000 फौजियों की। जनरल साहब भी जानते हैं, पुरी साहब भी जानते हैं। भारत सरकार ने 2018 में आर्थिक कमी को कोट करते हुए माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को बनाने को बंद कर दिया। उन्होंने कहा अब हमें नहीं चाहिए। चीन इसको भी पड़ता है कि आपके पास आर्थिक प्रॉब्लम है, और आप पूरी एक स्ट्राइक कोर जो बन रही थी उसको आपने डिसबैंड कर दिया, आपने कहा हम नहीं बनाएंगे। ये जो वजह है। और चौथी वजह, जिस तरह से भारत की राजनीति में बीजेपी चलती है, आप भी जानते हैं गलवान वैली में जब हुआ तो पूरे भारत में पूरे मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाया, हमने चाइनीज ऐप बैन कर दिए, हम इतने स्ट्रांग है कि हमने ऐप बैन कर दिए। और उस ऐप बैन करने के बाद से लेकर अब तक भारत चीन का व्यापार 68% बढ़ गया, यानी इतना ज्यादा बढ़ गया जितना कभी था ही नहीं। तो चीन को यह पता है कि मेरी जो आर्थिक शक्ति है उसके आगे भारत नाकाम है। भारत की सरकार केवल ऐप बैन कर सकती है,
लेकिन भारत की सरकार ना नेपाल पे हमारे रोक लगा सकती है, और चीन ने इसका पूरा फायदा उठाया पिछले 1.5 साल में, और 68% भारत चीन का व्यापार बढ़ गया। तो ये जो कारण है, ये चीन को कहीं ना कहीं शक्ति दे रहे हैं जी कि वो जो चाहे कर सकते हैं, और भारत की सरकार की ओर से जो ठोस रिस्पांस आना चाहिए वो रिस्पांस नहीं आ रहा है। यही वजह है कि आज 1.5 साल की चुप्पी के बाद भारत के सेनाध्यक्ष को बोलना पड़ रहा है कि स्थिति जो है आज चिंताजनक है। ये राष्ट्रीय हित का मामला है, ये दलगत राजनीति का मामला नहीं है। ये चिंता में हम सबको साथ होना है, क्योंकि कोई भी दुश्मन देश, ये हम अकेले देश हैं हिमांशु जी, इसके दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर दुश्मन देश हैं, दोनों तरफ। हम उसको टेक्निकली दुश्मन नहीं बोलते हैं, लेकिन आम समझ के अंदर वो देश दोनों हमारे साथ क्या रिश्ते रखते हैं वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि अब सरकार फिर से सोचे कि गलती कहां हुई और कैसे सबको साथ लेके, जितने लोग देश के एक्सपर्ट्स हैं, उसमें डिप्लोमेट्स भी आते हैं, उसमें फौजी एक्सपर्ट्स भी आते हैं, उसमें वो लोग भी आते हैं जिन्होंने पहले सरकारें चलाई हैं, उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करें कि अब इस स्थिति को कैसे निपटना है।